हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कक्षा 9th का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं जो कि 2025-26 में पूछे जाने की संभावना है। ये विषय हिंदी का होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो को लीड न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से वीडियो में आप लोगों को आगे कंटिन्यू रहना है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पक्का आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान से याद किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कर्मकांड थे। तो जो कबीर कर्मकांड जो थे बेटा, ये विरोधी थे। ठीक है, क्या थे? विरोधी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। तो बेटा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 4, वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो जो वर्ग होता है बेटा, उसके सार्थक योग को हम लोग शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। तो ऋषि मुनियों के गुण कहाँ पर पहुँचे हैं? तो आपको याद होना चाहिए, ये बंदर में पहुँच गए हैं। 6वां क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो क्या माने जाते थे? वो अंग्रेज माने जाते थे। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने 6 प्रश्नों के आंसर देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान में आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि छत से चढ़ने के लिए खालिस्तान चाहिए। तो छत से चढ़ने के लिए क्या चाहिए अपने को? जीना चाहिए, जीना। ठीक है, जीना। अब जीना चाहिए, तो जीना का मतलब होता है बेटा सीढ़ी। ठीक है, दोनों में जीना जी नहीं लिखा है, तो आप लोग जीना लिखेंगे, जीना। और इसको अब हम जीना सीढ़ी होता है। ठीक है, एक जी में छोटी की मात्रा रहनी चाहिए थी। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो खालिस्तान पर्वत का ही बने। ठीक है, तो कौन से पर्वत का पत्थर बने? गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि काव्य के भेद होते हैं। तो देखिए बेटा, काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपको याद रखना है? काव्य के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उन्हें अनपढ़ कहते हैं। लेखकों के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो टोपी एक प्रकार की सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। कौन आदर्श होते? प्रणेता भी आदर्श होते, आदर्श प्रणेता भी होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिए फटाफट से देखकर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपन प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला की जोड़ी जो सही बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी। ये आप लोगों का पहले का आंसर आ जाएगा। सब इधर उधर है, इसलिए मैं इसको पहला दे देता हूँ। दूसरा, पीपर पात सरीस मंडोला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये कौन सा उपमा अलंकार है? इसका ये हो जाएगा उपमा। ठीक, थर्ड की बात करते हैं, 2 बैलों की कथा। तो ये किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। तो थर्ड नंबर पे प्रेमचंद आ जाएगा। फोर्थ, प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना? हरिशंकर परसाई। तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। बादल की बात करते हैं, तो बादल को अपन क्या कहते हैं? घन है ना, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो 5वें नंबर पे घन आ जाएगा। और मेरे संग की औरतें, तो मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग है ना, ये 6वें नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जोड़ी बना लीजिएगा। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि रसखान गोकुल में ही जन्म लेना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो बेटा ये असत्य है, खंडकाव्य की
विस्तृत नहीं होती। प्रेमचंद के जो जूते फटे थे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रेमचंद के जूते फटे थे। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा होता है, तो ई प्रत्यय, हाँ मोटाई ई प्रत्यय है, यस सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, असत्य। इसमें स्वयं की आज़ादी नहीं, देश की आज़ादी के लिए क्या था बेटा, जुनून था, ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए जुनून था। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो कैदियों के हाथों में हथकड़ी होती थी, हथकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो बेटा वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रहेगा आपको। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। नेक्स्ट, कबीर प्रमुख रचना कौन सी है, तो कबीर की प्रमुख रचना बीजक है, आपको ये याद रखना है, बीजक। नेक्स्ट, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसे अपन आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। आगत या फिर कौन सा शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, तो उनकी नानी को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि लेखिका के जन्म के पहले ही उनकी नानी की कैसी हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी, इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था। प्रश्न क्रमांक 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा कि कबीर रसखान पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, ये प्रश्न के आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अभी आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करते तो मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस PDF में प्रोवाइड करवाया हूँ, है ना। एक भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है, तो आप ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक पूरा वॉच कीजिए, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और सारे जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से देखिए बेटा। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए बच्चा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छा वर्क करते हैं। तो देखिएगा, हम बढ़ते हैं भक्ति काल के 2 कवि और उनकी रचना के नाम। ये सारे प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग अगर प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, शांत रस की परिभाषा भी। चलिए सभी प्रश्नों को अपन एक साथ इधर ही देख लेते हैं। देखिएगा, पूरे जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न को मैंने बताया यहाँ पर। 2 मित्रों के बीच में अर्धवार्षिक परीक्षा की संवाद पर बातचीत लिखिए। रेलगाड़ी में यात्रा हो और उस यात्रा पर अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट, अपठित गद्यांश आया है आपके लिए कि मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका कोई अध्यक्ष कोई किसान होगा, गांधी जी। इसका अपन पूरा देखेंगे ध्यान से, है ना। ठीक है, चलिए देखिए बच्चा जल्दी से फटाफट। हाँ चलो, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे, तो कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और हर हाल में उनके निकट रहना चाहते हैं। पशु के रूप में वे नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहते हैं और पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं और पहाड़ के रूप में वे गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण अपनी उंगलियों पर उठाया था। ठीक है, ये आंसर याद कर लीजिए बेटा, बहुत छोटा प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, तो देखो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही थी क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि कारागार में कैद है। और कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही क्योंकि कोयल हरियाली से हरी भरी डाली पर रहती है और पूरे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है, जबकि कवि अंग्रेजों की बनाई हुई काल कोठरी में कैद है। कोयल की मधुर आवाज़ कवि को आकर्षित करती है लेकिन साथ ही
उसे अपनी पराधीनता का एहसास कराती है जिससे उसे ईर्ष्या होती थी, है ना। चलिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 काल में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का समय दिया गया है आप लोगों के लिए, भक्तिकाल का भी समय है और रीतिकाल और आधुनिक काल का समय आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ये ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भक्तिकाल के 2 कवि और उनकी रचना के नाम लिखना था। तो भक्तिकाल के 2 कवि कबीरदास और कौन है, सूरदास। उनकी रचना कबीरदास की साखी, शबद रामायणी, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ये प्रश्न और भी पूछा गया प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, इनको तो याद ही कर लेना। चलिए, रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। तो रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषता ये थी कि रसखान काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया और जो अत्यंत सरल, मधुर और प्रभावमयी है। उनके काव्य में श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है और उन्होंने सवैया और कवित्व जैसे छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। तो बेटा, पहली विशेषता यह है कि उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की प्रबलता है। उन्होंने सरल और ऊंचपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण और प्रेम का भी सुंदर वर्णन मिलता है। उन्होंने छंदों और अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में उत्साह या जोश या पराक्रम या शौर्य का भाव उत्पन्न हो तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण है, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसने बैलों की स्थिति को अपने जैसे ही पाया। जैसे उसने सौतेली माँ को उसे मारती थी, उसी प्रकार बैलों को मारता था और उन्हें सूखी घास खाने को देता था। बैलों को मासूमियत, मेहनत और भोलेपन को देखकर उसे सहानुभूति हो गई। ठीक है। नाटक और एकांकी में 2 अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक का कथानक विस्तृत होता है जबकि एकांकी का कथानक संक्षिप्त होता है। हरिशंकर परसाई की साहित्य की भाषा शैली लिखिए। हरिशंकर परसाई की साहित्य की भाषा शैली की व्यंग प्रधानता है। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की भाषा है जिससे मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात वे शब्द होते हैं बेटा जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, भी, तू, तक, मात्र, केवल। उदाहरण के लिए, तुमने ही मुझे मारा, तो पूरा का पूरा जोर काय पर, तुमने ही मारा, उसके अलावा किसी ने नहीं मारा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी तो भी पर जोर दे रहा है, तो ऐसे शब्द को निपात कहते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सच बोलते हैं, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं और लीक से हटकर अपना जीवन जीते हैं। रस का उदाहरण स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा देखो, रस का अर्थ होता है आनंद, मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और जिस किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर, दूर होने पर या अनिष्ट होने पर हृदय में सुख का भाव उत्पन्न होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का उदाहरण देखिएगा। करुण रस ये उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। यहाँ फूल सी कोमल बच्ची की मृत्यु के कारण शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। करुण मतलब जिससे पढ़कर व्यक्ति का शोक का भाव उत्पन्न होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, है ना। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन है अपने पास कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। क्योंकि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उसकी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानसी औरतें थी जिन्होंने कभी किसी मर्द से बात नहीं की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने की इच्छा
अपने पति के मित्र से प्रकट की थी। उनकी इस साहसिक इच्छा और अपने जीवन के अंतिम समय में भी देश की आज़ादी की सोचने की भावना को लेखिका को प्रभावित किया। ठीक है बेटा, इसका आंसर आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अलंकार क्या होता है बेटा, जैसे जो आभूषण होते हैं, सजावट होती है, उसी प्रकार अलंकार का अर्थ भी आभूषण या सजावट होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार कार्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः आपको रूपक अलंकार की परिभाषा बोला है, तो रूपक अलंकार जिसकी तुलना की जाए उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखे, अर्थात उन्हें एक ही मान लिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण जो होता है उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है कि दोनों में कोई भेद नहीं दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे और वाक्यों का प्रयोग लिखिए। तो देखो बेटा, पहला गदगद होना। गदगद होना का मतलब बहुत प्रसन्न होना। अपने बेटे को विदेश से वापस आया देखकर माँ का मन गदगद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बगले झाँकना। निरुत्तर होना या लज्जित होना। जब अध्यापक ने श्याम से प्रश्न पूछा तो वह बगले झाँकने लगा। ठीक है, याद रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसी भी दुष्टता का जवाब उससे भी बढ़कर दुष्टता के साथ देना। जैसे भारतीय सेना ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मतलब जितने ज़्यादा दुष्टता का जवाब उससे भी बढ़कर दुष्टता से देना, ये आप लोगों को ईंट का पत्थर से जवाब देना होता है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करना था। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या तुम कल मेरे घर आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। उसी प्रकार ये आप लोगों का जो है ये वाला चिन्ह, ठीक है, वाक्य है राम खाना खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का चिन्ह जो होगा बेटा, ये वाला चिन्ह है पूर्ण विराम, राम खाना खा रहा है। नेक्स्ट ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये जब हमको वाह कितना सुंदर दृश्य है उसके बाद में ये लगाया जाता है। ओह यह तो मेरे लायक नहीं है, है ना, ऐसे शब्दों में लगाया जाता है। दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु संवाद बातचीत लिखना है। तो देखिएगा, दो मित्र यहाँ पर अजय और विजय हैं। अजय, हेलो विजय, कैसी चल रही तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी। विजय कहता है, हेलो अजय, मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही, तुम बताओ क्या हाल है। अजय कहता है, मेरी भी तैयारी ठीक है, पर मुझे गणित में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। विजय बोलेगा, हाँ क्यों नहीं, कल शाम को मेरे घर आ जाओ, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद विजय, कल मिलते हैं। बस इतनी सी आप लोगों को क्या काम करना है बेटा, संवाद लिखना था। बस या रेलगाड़ी में जिसमें आपने यात्रा की हो, उस यात्रा पर एक अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखिए। मैंने बताया था जिसे अपन वर्तमान में भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस से यात्रा के लिए क्या क्या था कि पिछले महीने मुझे गांव जाना था, मैंने बस से यात्रा करने का फैसला किया। बस में बहुत भीड़ थी लेकिन मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। रास्ते में हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और छोटे छोटे गांव देखने को मिले। बस कंडक्टर ने सबके टिकट चेक किए और यात्रियों को सही जगह पर उतारा। यात्रा थोड़ी लंबी थी लेकिन प्रकृति के सुंदर नज़ारों ने मेरा मन मोह लिया। यह यात्रा मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। ठीक है, बस इतना सा था बस की यात्रा। गद्यांश और पद्यांश आप उसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। आपको ये प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निसंदेह शब्द का अर्थ तो बिना किसी संदेह के। विशिष्ट में कौन सा उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे उसमें सुरपति के दो पर्यायवाची शब्द बताना था, तो देवराज और इंद्र। पहले जागे से क्या आशय है, तो सबसे पहले ज्ञान का उदय होना। और हमने किसे प्रकंपित किया, तो सुरपति तरु के हृदय को। आप जब उसके पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। आप तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा गद्यांश और पद्यांश में मीना देवी की कहानी से लिया गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
संदर्भ प्रशंसित व्याख्या। चलिए, आप लोगों को साला मुक्ति, फीस मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, ये तो सभी बच्चों को लिखते हुए आता है बेटा, है ना। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप जल्दी से देख लीजिएगा कि कैसा लिखना है। कि सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय कक्षा का छात्र हूँ, मेरे संकट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें बताना है। चलिए ठीक है बच्चा, तो देखिएगा अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इधर लास्ट क्वेश्चन अपन ने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं। विज्ञान का चमत्कार, जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय राष्ट्रीय जल ही जीवन है, विद्यालय और वार्षिक उत्सव, इसमें निबंध लिखना है आप लोगों को लगभग 120 शब्दों में, ठीक है। और भी यहाँ पर आप लोगों को जो जो प्रश्न छूट गए होंगे आप लोग उन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए बच्चा। इन प्रश्नों की PDF मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल श्याम सर ऑफिशियल में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कल का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। अभी से मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।